Subscribe now and press the bell icon. Never. Hello everyone and welcome to the class. So today we are going to discuss the ST number 33 जो कि आप लोग ऑलरेडी दे चुके होंगे, क्योंकि देखो ST के डिस्कशन से क्या फायदा मिलता है। फायदा ये होता है कि जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए हैं उनका एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसा कि आप लोग खुद से भी एनालिसिस करते होंगे तो कई बार ऐसा होता होगा कि कुछ क्वेश्चंस के कंसेप्ट तो हमें आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन कभी कभी हमें कुछ क्वेश्चन का कंसेप्ट हमें सोल्यूशन में दिया भी होता है बट स्टिल वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, है ना, हम समझ नहीं पाते हैं उसको, है ना, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे आपको हर हफ्ते हर एसटी का सोल्यूशन आपको देते हैं। तो आज है ST 33A का नंबर, यानी कि बैंकिंग के ST का हम यहाँ पे करने जा रहे हैं सोल्यूशन। तो फटाफट से सेशन को कर दीजिए शेयर, क्योंकि हर एक उस एस्पायरेंट जो स्पीड टेस्ट यानी, और स्पीड टेस्ट क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का, क्योंकि रियल टाइम आपको एक महसूस कराता है कि आप एग्जाम में बैठे हो और एग्जाम में आपके पास इतना ही टाइम होता है और इतने ही टाइम में आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हो। तो स्पीड टाइम दोनों चीजों को ये बैलेंस करके चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन रिलेटेड है पैसेज से। एज यू कैन सी आपको ये पैसेज मेरे सामने दिख रहा होगा और आपने इस पैसेज को पहले पढ़ भी लिया होगा, ठीक है, पढ़ लिया होगा तो कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से यहाँ पे रीड कर देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिल्ली इज वंस अगेन इन द ग्रिप ऑफ इट्स एनुअल विंटर पॉल्यूशन क्राइसिस। आप सभी को पता है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर कोई दिक्कत है तो वो है एयर पॉल्यूशन की। अब यहाँ पे एक एनुअल जो एक विंटर पॉल्यूशन है, फॉग जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया है कि दिल्ली में क्या है, एक अब उसकी चपेट में आ गई, ग्रिप मतलब उसकी चपेट में आ गई है किसकी, विंटर पॉल्यूशन क्राइसिस में, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके सामने आप अगर देखोगे तो एक चीज लिखी हुई है कि लिखा है द सिटी इज ट्राइस्ट विद एयर पॉल्यूशन क्राइसिस। मैंने कहा ना एयर पॉल्यूशन, है ना, तो यहाँ पे एक ट्राइस्ट यानी कि सबसे क्लोज रिलेशनशिप जिसे हम बोलते हैं, है ना, ट्राइस्ट के लिए। तो विद एयर पॉल्यूशन क्राइसिस इजंट न्यू, ये कोई नया मामला नहीं है, ये बता रहे हैं, है ना, कि ये कोई ऐसा नहीं है कि नया मामला। एयर पॉल्यूशन का क्राइसिस तो ऑलमोस्ट दिल्ली में रहता ही है। सो द राइजिंग प्रोमिनेंस ऑफ पर्टिकुलेट मैटर, जो ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर है, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज हैज लॉन्ग बीन अ पब्लिक हेल्थ स्करेज, है ना कहीं यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पब्लिक हेल्थ के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा एक वर्ड यूज हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं एक स्करेज। तो काइंड ऑफ एक जो आपका एयर पॉल्यूशन है काइंड ऑफ क्या है, पनिशमेंट है। स्करेज मतलब पनिशमेंट, है ना, काइंड ऑफ क्या है, पनिशमेंट है। सो व्हाट डिफरेंशिएट्स, क्या डिफरेंशिएट, क्या अलगाव है या क्या चीजें डिफरेंट है यहाँ पे, द प्रिवेलेंट PM यानी कि जो पर्टिकुलेट मैटर क्राइसिस है यानी कि एयर पॉल्यूशन जो है, फ्रॉम अर्लियर वंस is the public's ability to monitor pollution level for themselves, कि जो पब्लिक की एबिलिटी है कि वो एयर पॉल्यूशन जो है उसके लेवल को मॉनिटर कर सके। सो द मेजरमेंट ऑफ पॉल्यूशन व्हिच यूज्ड टू बी डोमेन ऑफ वेदर एजेंसीज ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स कैन नाउ बी डन विद कंज्यूमर अप्लायंसेस। किसके थ्रू किया जाएगा, कंज्यूमर अप्लायंसेस के थ्रू। हाउएवर increased public awareness and social media angst haven't translated into meaningful public action। एक बात बताओ, ये पैसेज जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ये इतना तो समझ में आ गया होगा कि पूरा का पूरा पैसेज यहाँ पे एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है और ये बता रहे हैं कि एयर पॉल्यूशन कितना ज्यादा हानिकारक है, कितना ज्यादा डिट्रीमेंटल है फॉर पब्लिक हेल्थ। तो यहाँ पे एक चीज फिर इन्होंने बताई कि यहाँ से इससे हमें एक क्या हो सकता है, डीप एंजाइटी हो सकती है। एंग्स्ट का मतलब क्या होता है, दैट इज रिलेटेड टू डीप एंजाइटी, है ना। सो द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, एक जो ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है दिल्ली में, जो एक ये प्रोवाइड करता है एक फॉर अ रैशनिंग स्लीव ऑफ मेजर्स, है ना। तो रैशनिंग क्या होता है, यहाँ पे स्लीव तो मतलब होता है वायलेंट किलिंग, है ना, स्लीव क्या होता है, एक वायलेंट किलिंग होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें वायलेंट किलिंग किसकी वजह से हो रही है, आपकी आपका वायलेंट किलिंग हो रही है आपके बैड एयर की वजह से, यानी कि एयर पॉल्यूशन आपके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है ना। और यहाँ पे रैचेट के थ्रू क्या चीजें हो रही हैं, स्लीव ऑफ मेजर्स फ्रॉम स्टॉपिंग कंस्ट्रक्शन वर्क टू हाल्टिंग प्राइवेट व्हीकल्स। हाल्टिंग मतलब प्राइवेट व्हीकल्स को रोक करके, क्योंकि एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, धुआं भी उससे निकलता है, पेट्रोल जो फ्यूल का है वो भी कहीं ना कहीं हार्मफुल है ना। तो इट्स इफेक्टिव इजंट इफेक्टिव व्हेन एयर क्वालिटी रीचेस इट्स नादिर, नादिर मतलब टॉपेस्ट हाईएस्ट पॉइंट को हम बोलते हैं नादिर, ठीक। तो इट रिकमेंड्स एक्शंस ओनली आफ्टर पॉल्यूटेंट्स
सोर, ये कौन से एक्शन की बात कर रहे हैं? जब पॉल्यूटेंट्स जो ट्रांसमिटेड होते हैं इजिली, ये पॉल्यूटेंट्स जो हमें दैट कॉजेज नियर टू डेथ, है ना, तो जो एकदम राइज है, पॉल्यूटेंट्स क्या है, एकदम हाइट पे है, राइज में है, तो उसके लिए यहाँ पे बोल रहे हैं। देन टास्क फोर्स, एक टास्क फोर्स है जो कंप्राइज करती है टॉप ऑफिशियल्स ऑफ दिल्ली को और सेंटर को। वो ये एडवाइस करते हैं कि जो द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी है, विच इज इन चार्ज ऑफ, जो किसके चार्ज में है? ग्रैप, यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के चार्ज में। रेयरली मतलब एकदम ना के बराबर। डज इट रिकमेंड टफ प्रेम्प्टिव एक्शन, है ना, देखो एक होता है कि टफ एक्शंस लेना, और अगर हम प्रीएम्प्टिव एक्शंस की बात करते हैं, है ना, प्रेम्प्टिव एक्शंस की बात जब करते हैं, तो प्रेम्प्टिव एक्शंस क्या होते हैं? प्रेम्प्टिव एक्शंस होते हैं जो हार्ड मेजर्स लिए जाएं, है ना, यानी कि पहले से ही इन चीजों को रोका जा सके, कुछ अपने आप को प्रिवेंट कर सके, टू स्टॉप एयर पॉल्यूशन और टू बी सेफ from air pollution. And when it does, there is no real pressure on municipal bodies and police to ensure that pollutants are punished. कि जो polluters हैं, यानी कि जो pollution फैला रहे हैं, उनको punish किया जाए। कोई भी इसके बारे में bothered नहीं है, ना पुलिस और ना ही municipal bodies, right? आगे यहाँ पे बोला कि एक sense of resignation आता है among both the center और Delhi government about tackling, कि कैसे pollution crisis को वो टैकल करें, हैंडल करें। मेट्रोलॉजी और जो दिल्ली की ज्योग्राफी है, रेंडर द सिटी वल्नरेबल टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ विंटर पॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक आपके सामने एक ये कंडीशन आती है कि आप जब किसी भी एयर पॉल्यूशन के लिए क्या हो जाते हैं, एक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड, है ना, कि विंटर पॉल्यूशन अब आने वाला है। वल्नरेबल मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक, कि आप पर हमला, जैसा ये एयर पॉल्यूशन आने वाला है ना। पर्टिकुलरली व्हेन विंड्स, कब ऐसे पता चलता है? जब व्हेन विंड स्पीड्स ड्रॉप टू लेस देन 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब हवा की जो गति है वो 10 किलोमीटर पर आवर की भी से कम गति पे रहती है। सो प्रिवेंटिंग लोकल सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम वर्सनिंग एयर क्वालिटी विल रिक्वायर बोथ द स्टेट एंड द सेंटर टू इम्प्लीमेंट अनपॉपुलर डिसीजन। जो अनपॉपुलर डिसीजन है, जो वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे, इसमें दोनों को पहले से एक्शन, प्रेम्प्टिव एक्शंस लेने चाहिए। सो दिस वुड इंक्लूड, इसमें क्या क्या होगा? एक आउटराइट बैन होना चाहिए ऑन टू व्हीलर्स, जो टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स है, कार्स है। जब व्हेन एयर क्वालिटी स्टार्ट्स, जब एयर क्वालिटी घटने लगती है, तो इन सभी को क्या कर देना चाहिए? बैन कर देना चाहिए, कंस्ट्रक्शन रोक देना चाहिए, पावर प्लांट्स में जो भी वर्क चल रहा है उन सभी चीजों को रोक देना चाहिए, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स सब्सटेंशियल स्पाइक इन पार्किंग रेट्स, है ना, getting the farmers of Punjab and Haryana to not burn stubble at all, है ना। तो मतलब जो खेती होती है उसके बाद का जो बचता है घास फूस, तो उसको क्या करते हैं? वो जला देते हैं। तो पंजाब और हरियाणा की हवाओं से ही कहीं ना कहीं दिल्ली कनेक्टेड भी है। तो स्टबल का मतलब क्या होता है? एक कट स्टॉक्स जो होते हैं ना सीरियल प्लांट्स के, उनको जला दिया जाता है, तो उनको भी मना कर देना चाहिए। इवन इफ दिस कॉन्फ्लुएंस ऑफ मेरेकल्स वर टू अकर, अगर ये फिर भी हो जाते हैं, अगर इस तरीके के मेरेकल्स, सो इट वुडंट गारंटी कि जो ब्लू स्काइज है ऑन अ विंडलेस डे एंड देयरफॉर पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स, जरूरी नहीं कि वो तुरंत कम हो जाए एटलीस्ट, लेकिन जो पुअर क्वालिटी एयर क्वालिटी होती जा रही है वो उससे सेफ रहेंगे। दिस मेक्स इट convenient for governments to engage in theaters such as having ministries bicycle to work and blaming farmers for burning rice chaff। ये नहीं सोच सकते हैं कि मिनिस्टर जो है वो बाइसाइकिल में जाए, बल्कि वो फार्मर्स को इसका जिम्मेदार मानते हैं कि भाई वो जो राइस शैफ वगैरह जो जला देते हैं, जो बचा हुआ जो राइस जो सीरियल स्टॉक्स होते हैं, है ना, उसको जला देते हैं, उसको ब्लेम करते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट और जो सेंट्रल रूटीनली साइट पॉल्यूशन फिगर्स एवरेज फॉर द एंटायर टू क्लेम सक्सेस ऑफ सम piecemeal measure or the other but hide the lows of अक्टूबर एंड नवंबर। लेकिन अक्टूबर नवंबर की जो लोज है, पॉइंट है, उनको ध्यान नहीं देते। तो टैकलिंग दिल्लीज विंटर एयर रिक्वायर्स टफ स्टेप्स। जो विंटर एयर क्वालिटी है उसको, उसमें प्रिवेंटिव एक्शन और टफ एक्शन लेने होंगे दैट नीड टू बी इन प्लेस एटलीस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स बिफोर द प्लमेट। मतलब ये आपदा आने से पहले, है ना, आपको एक मंथ पहले से ही, आपको जब पता है कि इस तरीके की कंडीशन हो जाती है, तो आपको एक मंथ पहले से ही प्रायर, है ना, आपको एक्शंस लेने चाहिए। At the very least, it requires a truly empowered independent agency that can implement measures while negotiating the tricky relationship between the center and Delhi. Else, beyond the momentary outrage, the fight against pollution will remain on a prayer and the wind. तो एयर पोल्यूशन की एक फाइट है, बाद में ऑथर क्या कह रहा है? ये चलती रहेगी
और ये दुआओं से सही हो जाए तो हो जाए, क्योंकि कोई अगर प्रेम्पटिव एक्शन नहीं लिया गया देन इट विल बी वेरी मच डिट्रीमेंटल फॉर द पब्लिक। राइट एवरीबॉडी, तो यहाँ पे एक्शंस लेने की बात की गई, फिर कैसे ये पॉल्यूशन हो रहा है, उसके लिए क्या मेजर्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पैराग्राफ में डिस्कस हुई हैं। अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पिक आउट द फैक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू दी पॉल्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग पॉल्यूशन से रिलेटेड कौन से फैक्ट्स हैं? तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक ऑफिशियल्स आर डिटरमाइंड टू इम्पोज सीवियर पनिशमेंट्स ऑन दी पॉल्यूटर्स। तो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, उनको ये करना चाहिए कि वो सीवियर यानी सीरियस पनिशमेंट दें जो पॉल्यूटर्स हैं, जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं। तो ये लास्ट थर्ड पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है इसका आंसर। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन क्राइसिस। क्या नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट? अगर ये जो व्हीकल्स है जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्राइसिस हो रही है उनको रोक दे तो क्या जाएगा भाई, पॉल्यूशन कंट्रोल तो एटलीस्ट होगा। ठीक है, देन abominated decisions should be implemented by the center and the state government। ऑब्वियसली कुछ कड़े एक्शंस लेने होंगे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तभी कोई चीजें क्या होंगी, प्रॉपर वे में चल सकती हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एबोमिनेटेड, मतलब डिटेस्ट और लोथ, जैसे हम बोलते हैं डिटेस्ट या लोथ डिसीजंस। लोथ डिसीजंस का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं जो डिस्पाइज है उसको हम बोल सकते हैं एबोमिनेटेड। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस उन लोगों को लेने होंगे गवर्नमेंट को, तभी सारी चीजें क्या हो सकती हैं, एयर पॉल्यूशन क्राइसिस में सुधार हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो सबसे अप्रोप्रिएट जो फैक्ट्स है पॉल्यूशन को लेकर के वो यही है कि उनको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को करेक्ट डिसीजन या प्रिएम्प्टिव डिसीजंस लेने होंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3। आई होप आप लोगों ने भी यही आंसर किया होगा। बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पार्ट ऑफ अनपॉपुलर डिसीजंस। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अनपॉपुलर डिसीजन के अंतर्गत आता है अकॉर्डिंग टू दी पैसेज। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा, लिखा है प्रोहिबिशन ऑन द कम्यूट ऑफ हैवी व्हीकल्स। जो हैवी व्हीकल्स है खाली उनमें बैन लगा दिया जाए, या पुटिंग अ लिड ऑन पावर प्लांट्स, या ड्रॉप इन पार्किंग कॉस्ट। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। फोर्थ पैराग्राफ में ये पैसेज में लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ देखोगे कि पार्किंग रेट्स, पावर प्लांट्स क्या करने चाहिए, शटिंग डाउन कर देने चाहिए, बंद कर देने चाहिए। तो अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए ड्रॉप इन पार्किंग कॉस्ट, पार्किंग की कॉस्ट कम करने से थोड़ी ना ये पॉल्यूशन रुका जा सकता है ना। अनपॉपुलर डिसीजन क्या है, जो पुटिंग अ लिड ऑन पावर प्लांट्स, यानी ओनली सेकेंड। तो आंसर हमारा हो जाएगा ओनली सेकेंड। हम आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 2। एकदम क्लियर है, हमें दोबारा पैसेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अकॉर्डिंग टू दी पैसेज। यानी अगर पैसेज के अकॉर्डिंग देखा जाए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है। तो लिखा है टू डील विद द पॉपुलेशन सर्टेन स्टेप्स शुड बी टेकन ईयर्स बिफोर द एस्केलेशन। कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, सर्टेन स्टेप्स, है ना। जब ये पॉपुलेशन जो पॉल्यूशन है वो एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे हो उससे थोड़ा पहले सर्टेन स्टेप्स लेने चाहिए, 1 साल पहले लेने चाहिए। जबकि इसमें मेंशन था कि 1 मंथ बिफोर होना चाहिए, है ना। तो ये तो रॉन्ग हो गया। देन इट इज अ शॉक फॉर ऑल दैट दिल्ली इज इन द ग्रिप ऑफ विंटर पॉल्यूशन। क्या ये शॉक है? तो ये फर्स्ट लाइन में लिखा था इट इजंट न्यू, ये नई बात नहीं है विंटर पॉल्यूशन, तो ये भी रॉन्ग हो गया, है ना। क्या लिखा था, इजंट न्यू, तो ये तो रॉन्ग हो गया। देन प्रिवेंशन ऑफ ग्लोबल सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे पब्लिक, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सभी का हाथ चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये भी नहीं होगा। तो आंसर मार्क कर देंगे, हमारे पास बचता है नन ऑफ द अबव, जो इसमें से स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 5 के नन ऑफ द अबव जो इसको फॉलो कर रहे हैं। क्लियर एवरीबॉडी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब आपको वो स्टेटमेंट बतानी है जो ट्रू नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है एन इंडिपेंडेंट एजेंसी इज रिक्वायर्ड टू टैकल दी विंटर पॉल्यूशन। ऑब्वियसली एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो अलग से, जो जिसके ऊपर किसी का रोक टोक ना हो और वो इस सिचुएशन को, जो ये विंटर पॉल्यूशन है, उसको हैंडल कर सके। तो ये बात तो ट्रू है। देन फार्मर्स और हरियाणा शुड बी स्टॉप फ्रॉम बर्निंग स्टॉक्स। जो हरियाणा के फार्मर्स हैं उसको रोक देना चाहिए कि जो सीजनल स्टॉक्स है उनको जलाने से, तो ये बात भी सही है। देन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ
अनपॉपुलर डिसीजन गारंटी क्लियर स्काईज, क्या ये जो अनपॉपुलर डिसीजन के क्लियर स्काई की गारंटी देते हैं? ऐसा वहां पे बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा विच इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो ये हमारा हो जाएगा ओनली 3, यानी कि ओनली सी विल बी द करेक्ट आंसर और नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सी, यानी कि ऑप्शन 3। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू दी पैसेज, अगर पैसेज के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो साइंटिफिक स्टडी है एटमॉस्फेयर की, वो क्या सजेस्ट करती है? वो क्या सजेस्ट करती है? द सिटी इज एक्सपोज टू विंटर पॉल्यूशन व्हेन द विंड स्पीड ड्रॉप्स। ये लाइन लिखी हुई थी कि कब पता चलता है कि विंटर पॉल्यूशन हो गया है, कब ये एक्सपोज होता है? जब विंड की स्पीड जो है वो कितनी हो जाती है? ड्रॉप हो जाती है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। ठीक है, तो ये क्या है? ये सजेस्ट कर रहा है, करेक्ट है। द लोकल सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन वर्सन एयर क्वालिटी फर्दर, तो ये तो एकदम ही गलत है, ये थोड़ी साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग बात हो रही है ना। देन द एक्शन शुड बी टेकन, तो एक्शन की तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेयर कब ये हमें बता पाता है ये साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग कि विंटर पॉल्यूशन है। तो ये हमारा सबसे करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ओनली ए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, करेक्ट। पैसेज बहुत इजी था। अभी आप लोगों का आईबीपीएस क्लर्क और अगर मैं कहूं आरआरबी का, इन सब में बहुत इजी पैसेज आता है। लेटेस्ट अभी आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम है, कुछ लोगों का 2 सितंबर को भी है। ठीक है, तो काफी अच्छे से इसको आप लोग करिएगा क्योंकि पैसेज इजी है व्हेन यू रीड केयरफुली यू गेट द आंसर्स क्विकली, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे आपको हर एक पार्ट को अच्छे से पढ़ना है और ये ढूंढना है कि किस पार्ट में एरर है। ठीक, तो द बैंक एब्जॉर्ब्स द excess capital from the economy, stopping them from being circulated and use them in the right direction properly to increase the productivity and the growth of the nation। तो यहाँ पे क्या बताया? banks absorbs। अब यहाँ पे अगर आप banks देखोगे, यानी कि सब्जेक्ट आपका क्या है? प्लूरल है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है, वो ये कहता है कि इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, तो आपकी ये जो वर्ब है ये भी प्लूरल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दी रूल। तो ये तो रॉन्ग है, ये तो सिंगुलर दिया हुआ है, ये क्या है? सिंगुलर है, तो ये रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एब्जॉर्ब की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब्स की जगह क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब। ये आपका क्या है? प्लूरल वर्ब है जो हमें यहाँ पे नीडेड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बैंक्स, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है यानी कि बैंक्स, वो क्या है? प्लूरल है। ठीक है, तो हमारा इसी वजह से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, क्योंकि इसी पार्ट में क्या है? एरर है। क्योंकि इसी पार्ट में क्या है? एरर है, तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? चलो नेक्स्ट। A small competitive event is organized in the classroom by the class teacher to entertain students as well as improve their writing skills and knowledge about any topic। एक small competitive event हुआ, ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ? क्लासरूम में। किसके द्वारा? क्लास टीचर के द्वारा। किस लिए? ताकि स्टूडेंट्स एनकरेज हो सके और उनका एंटरटेनमेंट हो सके और वो अपनी राइटिंग स्किल और नॉलेज को किसी भी टॉपिक को लेकर के बढ़ा सके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या कोई एरर आपको मिल रही है? इज ऑर्गेनाइज्ड करेक्ट है, इन द क्लासरूम बाय द क्लास टीचर। तो सेंटेंस आपका किस में है? पैसिव फॉर्म में है। पैसिव फॉर्म में है तो इज के साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म करेक्ट है। ठीक है, टू एंटरटेन स्टूडेंट्स एज वेल एज इंप्रूव देयर राइटिंग स्किल्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा नो एरर, क्योंकि इसमें कोई एरर है ही नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 5, क्योंकि आपका इसमें कोई भी एरर नहीं है। क्लियर? चलो नेक्स्ट। वेदर यू आर रिच और पुअर, चाहे अमीर हो या गरीब हो, लिव इन द डेवलप्ड वर्ल्ड और द डेवलपिंग वर्ल्ड, है ना, चाहे डेवलप वर्ल्ड में रह रहे हो या फिर डेवलपिंग वर्ल्ड में रह रहे हो, है ना, विकसित या विकासित, है ना, लाइफ टुडे इज बेटर एंड मोर इजी। अब देखो यही एरर पता चल गई। अब कंपैरिजन आ रहा है, एंड से पहले क्या है? आपकी कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे? कंपैरिजन। ये हमें पता चल गया क्योंकि देन लगा हुआ है। तो जब बेटर है तो यहाँ पे इजी की जगह क्या होना चाहिए था? इजियर नहीं होना चाहिए था। इजियर देन इट वाज अ सेंचुरी अगो, जो 100 साल सैकड़ों साल पहले हुआ करती थी, बाय वर्चुअली एनी मेजर। तो यहाँ पे क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है, सो वी नीड टू यूज कंपैरेटिव डिग्री, है ना।
कंपैरेटिव डिग्री और रूल ऑफ पैरेललिज्म को भी फॉलो कर सकते हैं कि एंड से पहले आपका कंपैरेटिव डिग्री है तो इजी का क्या हो जाएगा यहाँ पे इजियर। तो ये किस पार्ट में दिया है हमारा, पार्ट 3 में दिया है। कहां पे दिया है, पार्ट 3 में दिया है। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, पार्ट 3 आंसर हो जाएगा। तो मार्क कर देंगे अपना आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर एवरीबॉडी, समझ में आया। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको बताना है इसमें क्या एरर है। अगर हम यहाँ पे देखें तो लिखा है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग, है ना, मैन्युफैक्चर और कंस्ट्रक्शन के द्वारा। तो एक बात बताओ, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक नाउन है कि नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये भी रूल ऑफ आपका पैरेललिज्म है। अगर ये नाउन है तो ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन ही होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिंग तो आपका क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, जो कि यहाँ पे रॉन्ग है। तो कंस्ट्रक्टिंग को अगर आप नाउन बनाओगे, फॉर नाउन अगर आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन, है ना, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जो एक एप्रोप्रिएट नाउन है और कंस्ट्रक्टिंग को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। हेंस आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि इसी पार्ट में क्या है, एरर है, तो मार्क कर दोगे सिंपली ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। चलो नेक्स्ट 35 देखो, अदर मेंबर्स ऑफ द डिफेंस बार, जो अदर मेंबर्स हैं डिफेंस बार के, वुड श्योरली लुक क्लोजली, श्योरली क्या करेंगे, they will look closely if their clients were apprehended because of unverifiable tips and assail the source if they could locate it। अब एक चीज बोलो, अदर मेंबर जो है डिफेंस बार के वो क्या करेंगे, लुक क्लोजली। इफ देयर मेंबर्स, देयर यहाँ पे क्या है, अगर हम देयर बोले तो यहाँ पे पहली बात तो एक ये एडवर्ब है, ठीक, जो कि यहाँ पे रॉन्ग है। और हमें क्या चाहिए, वी नीड व्हाट, वी नीड अ प्रोनाउन। हमें यहाँ पे क्या नीड है, प्रोनाउन की। तो देयर कौन सा वाला होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए एक प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे देयर होना चाहिए था। तो जब आपने देखा कि यहाँ पे देयर होना चाहिए था तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे हमारा किस पार्ट में एरर है, सेकंड। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो सीधे सीधे मार्क कर दो भाई, आंसर क्या हो गया। सेंटेंस बड़ा होता है लेकिन अगर हम क्लियरली पढ़े तो हमें कोई भी एरर बहुत ही मिनटों में मिल जाती है, राइट। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 एज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो भाई, अब आ गई है रीअरेंजमेंट की बारी। मैंने आपको इसको एक ही पेज में कर दिया क्योंकि बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट बताना है। मेन काम तो होता है किसका, इसका, यानी ये जो सेंटेंस दिए हैं इनको अरेंज करने का। पहले तो ये चेक करें कि किस बारे में है, और ये चेक करने के लिए हमें एक बार में पूरे सेंटेंसेस पढ़ने होंगे। लिखा है ब्राइटेस्ट इन द इनिशियल फेज बट दे फेडेड व्हेन द, as with several such incidents in the past, the intensive operation, victim sank further into the borehole, partly buried under earth, ended in spectacular failure. Hopes for 2-year-old were in Tamil Nadu to rescue a child who slipped into a abandoned बोरवेल। अब एक चीज देखो, इसका एक रूल ये होता है किसी भी रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन को करने के लिए कि आपका ओपनिंग सेंटेंस जो होना चाहिए वो नाउन और प्रोनाउन होना चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट देखें तो ये तो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, कैसे सेंटेंस स्टार्ट होगा, नहीं। एज आपका क्या दिया हुआ है, मतलब अलाइक, तो यहाँ पे क्या इससे सेंटेंस स्टार्ट होगा, नहीं। क्यों नहीं हो सकता, ये अभी हम देखेंगे, और या हो सकेगा तो कैसे होगा देखते हैं। एज विथ सेवरल सच इंसिडेंट्स, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स पास्ट में हो सके हैं जिससे ये इंटेंसिव ऑपरेशन हो चुका है ना। कहां पे हुआ, इन तमिलनाडु। तो जब हमने देखा कि बी और ई जो है वो आपस में मिल रहा है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन सेंटेंस हम स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक। और विक्टिम सैंक फर्दर इनटू, तो ये ऐसा लग रहा है कि बोरहोल में वो चला गया, पार्टली बरीड अंडर अर्थ, ऐसा लगता है धरती के अंदर समा गया हो। एंडेड इन स्पेक्टेकुलर फेलियर, तो ये इनसे भी कहीं सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा। तो हमारे पास सिर्फ बी एक ऐसा बचता है जिससे सेंटेंस स्टार्ट होगा कि क्योंकि पास्ट में ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसके अकॉर्डिंग ये इंटेंसिव ऑपरेशन किया गया, कहां पे, तमिलनाडु में। तो अब फिर यहाँ पे आप लोकेशन बताओगे कि कहां पे ऐसा इंसिडेंट हो गया। टू रेस्क्यू अ चाइल्ड, जिसमें एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया, निकाला गया, जो एक अबेंडन बोरवेल में गिर गया था, है ना। बोरवेल में क्या हो गया था, गिर गया था। दैट एंडेड इन स्पेक्टेकुलर फेलियर, होप्स फॉर 2-year-old वन, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक फेलियर भी हो गया, वो निकाल ही नहीं पा रहे थे। तो अब ये आशा करी जा रही थी क्या, कि होप्स, अब होप कर रहे हैं तो होप किस लिए होगी कि होप्स और 2-year-old वर ब्राइटेस्ट इन
इनिशियल फेस बट दे फेडेड व्हेन दी विक्टिम सैंक फर्दर। लेकिन वो इसलिए फेलियर हो गया क्योंकि वो और अंदर तक चला जा रहा था। तो 2 साल का बच्चा वो कितनी देर तक फंसा रहेगा? तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा 4th और लास्ट हो जाएगा हमारा ये। तो करेक्ट रीअरेंजमेंट हमारा क्या बना? फर्स्ट है बी, सेकेंड है ई, थर्ड है हमारा डी, फोर्थ है हमारा ए और फिफ्थ है हमारा सी। तो करेक्ट रीअरेंजमेंट हमें मिल गया। अकॉर्डिंगली आंसर मार्क कर दो। पूछा गया है 4th, तो यहाँ पे मार्किंग भी लिख लो 1 2 3 4th और ये 5, 5 ही सेंटेंस थे। तो है ए, तो मार्क कर दो ऑप्शन नंबर 3। फिर आपसे पूछा गया सेकेंड, तो हमें पता है ई, तो मार्क कर दिया 3। देन हमसे पूछा गया फिफ्थ, तो फिफ्थ है हमारा सी, तो मार्क कर दिया ऑप्शन नंबर 3। फिर हमसे पूछा गया थर्ड, थर्ड हमने देखा डी, तो सिंपली मार्क कर दिया डी। फिर हमसे पूछा गया फर्स्ट, हमें पता है बी है, तो मार्क कर दिया ऑप्शन नंबर 5। तो सबसे बड़ा काम होता है कि मिनटों में आप पहले एक बार में ही रीड कर लें। ओपनिंग और लास्ट सेंटेंस अगर आपको पता चल जाता है तो बीच के सेंटेंस क्या होते हैं, लिंकिंग होते हैं, तो आप उनको इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये है आपका क्लोज टेस्ट, ठीक है, जिसमें आपको 5 ब्लैंक्स दिए हैं। तो हमने पूरा पैसेज यहाँ करके यहाँ पे आधा आधा करके किया है और ए और बी ब्लैंक के अकॉर्डिंग आपको बताया है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको इसको अच्छे से करना है सॉल्व। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी ब्लैंक का पूरा पूरा हम पहले थोड़ा पढ़ लेंगे कि द सीज ऑफ द दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स, है ना। हेडक्वार्टर्स हमेशा लिखा जाता है, हेडक्वार्टर कभी नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये नाउन हमेशा आपकी किसके साथ आती है, एस के साथ ही आती है। सीज का मतलब क्या होता है, एक मिलिट्री ऑपरेशन होता है ना, एनिमी फोर्सेस के लिए। तो यहाँ पे जो सीज है दिल्ली हेडक्वार्टर्स का बाय इट्स पर्सोनल, यानी कि उनके एम्प्लॉइज के द्वारा, ट्यूसडे को and the off courts on Wednesday constituted a spectacular breakdown of governance in the national capital. क्या है दिल्ली, राष्ट्रीय कैपिटल है ना। तो द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर बीइंग गार्डेड बाय, किसके द्वारा उनको बचाया गया, गार्डेड बाय सीआरपीएफ ऑन वेंसडे अपेरेंटली फ्रॉम द रैंक्स। सो द पर्सनल वर आउटरेज्ड ओवर अटैक्स, आउटरेज मतलब एकदम डेंजर की स्थिति आ गई थी, on them by lawyers के थ्रू उन पे अटैक हुआ at the 2 city courts on Saturday and Monday and by the Delhi High Court that appeared to be shielding the lawyers while being harsh on the police, है ना। lawyers को बचा रही थी पुलिस पे harsh actions लेकर के। overworked and often used as tools by political ministers, police forces are far from professional in any part of India। भाई प्रोफेशनलिज्म तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो करेक्ट क्या होगा कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स क्या किया कर दिया था, सीज कर दिया गया था बाय इट्स एम्प्लॉयज, उनके एम्प्लॉयज के थ्रू ऑन ट्यूसडे। क्यों? एंड दी ऑफ कोर्ट्स ऑन वेंसडे। तो एंड दी किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिसरप्शन या डिसिप्लिन। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे डिसरप्शन मतलब होता है सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, क्या बोलते हैं इसको, डिस्टर्बेंस, यानी इंटरप्शन को भी हम बोलते हैं। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है जब वहां पे आप बहुत डिसिप्लिन्ड वे में बिहेव करते हैं, वो होता है डिसिप्लिन। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे होता है कन्फेशन। कन्फेशन मतलब किसी कोई चीज आपने एक स्वीकार कर ली है, व्हेन यू एडमिटेड, है ना, एडमिटिंग समथिंग, किसी चीज को आपने एडमिट कर लिया कि ये चीज सही है। ऑर्डरिंग मतलब किसी चीज को ऑर्डर वे में रखना। और अगर हम यहाँ पे देखें एम्यूनिटी, है ना, तो एम्यूनिटीज मतलब जैसे कि आपकी जो सर्विसेज होती हैं, आपको जो फैसिलिटी मिलती है, जो फीचर्स मिलते हैं, है ना, कहीं पे भी, तो उसको हम बोलते हैं एम्यूनिटी। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या होगा, पुलिस हेडक्वार्टर तो बंद कर दिया गया। जब पुलिस हेडक्वार्टर बंद कर दिया गया, जो डिसरप्शन था ऑफ कोर्ट्स ऑन वेंसडे कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्पेक्टेकुलर ब्रेकडाउन ऑफ गवर्नेंस इन द नेशनल कैपिटल। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। फिर आगे यहाँ पे बोला गया जो पर्सोनल थे, है ना, दे वर आउटरेज्ड ओवर अटैक्स on them by lawyers at 2 city courts on Saturday, उनके ऊपर अटैक हो रहा था। और and the by the Delhi court, तो and the instigation, aggravation, stimulation, intervention या incitation। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इंस्टिगेट करना किसी को, यानी कि आप किसी को मजबूर करते हैं कि वो ये काम करे। अर्ज करना किसी को, इंस्टिगेट करना मतलब when you are urging someone, है ना। और अगर हम एग्रावेशन की बात करें तो एग्रावेशन मतलब होता है एक अनफ्रेंडली बिहेवियर, है ना। एग्रावेशन हम किसको बोलते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें एग्रावेशन की मीनिंग मैं नीचे लिख देती हूँ। एग्रावेशन की मीनिंग क्या होती है, जो अनफ्रेंडली बिहेव आप किसी से करते हो, तो उसे हम बोलते हैं स्टिमुलेशन। अगर हम स्टिमुलेशन की बात करें, स्टिमुलेट करना किसी चीज को, तो जब आप स्टिमुलेशन की बात करते हैं इसका मतलब होता है कोई भी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन या इवेंट,
है ना। और इंटरवेंशन मतलब अराउजिंग या स्टिरिंग, है ना। यहाँ पे क्या होता है, अराउजिंग, एक तरीके से किसी को प्रोवोक करना, है ना। और इंसाइटेशन का मतलब होता है, सॉरी, इंसाइटेशन का मतलब होता है यहाँ पे, इंसाइट मतलब होता है अराउज करना बेटा, ठीक है। इंटरवेंशन का मतलब तो होता है किसी को यहाँ पे इंटरफेयर करना एक तरीके से, है ना। तो ये अराउजिंग नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरवेंशन बाय द दिल्ली हाई कोर्ट। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, उस पर इंटरफेयर किया, इंटरवेंशन किया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे आ जाएगा आपका 4th, और यहाँ पे आपका क्या आया, 1। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट ब्लैंक पे। जब नेक्स्ट ब्लैंक हमने देखा तो लिखा लास्ट ईयर क्या हुआ था, एक दिल्ली आईपीएस ऑफिसर थी, उन्होंने एक कांस्टेबल को क्या कर दिया था, एक थप्पड़ मार दिया था कि उसने अपना प्राइवेट व्हीकल नहीं रोका, दैट वाज ऑन द रॉन्ग कैरियज वे, जो गलत तरीके से चला रहा था। सो अंडर द ऑफ द होम मिनिस्ट्री द दिल्ली पुलिस इज ऑफन कॉट इन द क्रॉस फायर ऑफ मेनी पॉलिटिकल, राजनीतिक जो लड़ाइयां होती हैं, पॉलिटिकल बैटल से उसमें फंस गए। एंड जूनियर एम्प्लॉयज आर ऑफन मेड दी, तो जूनियर एम्प्लॉयज ने क्या किया यहाँ पे, तो 43 में आपको बताना है कि क्या आएगा, कि अंडर दी इनअटेंशन, प्यूरिफिकेशन, सुपरविजन, करप्शन या डेरिलिक्शन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे डेरिलिक्शन का मतलब होता है किसी चीज को निग्लेक्ट करना। बाकी सब मीनिंग आप जानते हो, किसी की छत्र छाया में रह के। तो अंडर दी यहाँ पे क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, ये तो देख के ही पता चल रहा है क्या हो जाएगा, सुपरविजन। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा अंडर दी सुपरविजन, मतलब होम मिनिस्ट्री के सुपरविजन में ही द दिल्ली पुलिस इज ऑफन कॉट इन द क्रॉस फायर, फिर भी वो पॉलिटिकल बैटल्स में फंस गई पुलिस। एंड जूनियर पर्सनल, जो जूनियर पर्सनल हैं वो क्या कर रहे थे, दे आर ऑफन मेड दी ऑफेंडर्स, तो उनको ऑफेंडर्स, क्रिमिनल बना दिया गया, स्केप गोट्स, असैसिन्स, परपिट्रेटर्स या कल्प्रिट्स। कल्प्रिट्स ऑब्वियसली क्या होते हैं, जो आपके अपराधी होते हैं। स्केप गोट क्या होता है, समवन हु इज पनिश्ड फॉर द एरर्स, है ना, जिसको क्या मिलता है, पनिशमेंट मिलता है, पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, है ना। और ऑफेंडर्स क्या होते हैं, जो ऑफेंड करते हैं यानी कि क्राइम करते हैं, उनको हम बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा फिल करने के लिए, वो आपका सबसे ज्यादा यही होगा, दैट मेड दी स्केप गोट्स। जूनियर पर्सनल को क्या बना दिया गया, स्केप गोट्स, यानी कि उनको एक तरीके से स्केप गोट्स बना दिया गया, दैट दे हैव बीन पनिश्ड फॉर डूइंग रॉन्ग। अब कमांडिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम द लोअर रैंक जो थी, दैट क्रिएटेड एन एनवायरमेंट फॉर देम टू एक्ट लॉफुली, मतलब कानून का सहारा करेंगे और लेंगे और बिना किसी डर के, विदाउट एनी फियर और फेवर, और बिना किसी फेवर के, इज द जॉब ऑफ द लीडरशिप इन एनी फोर्स, इज द मार्जिनल जॉब, पैरामाउंट जॉब, डोमिनेंट, सबसर्विएंट या सबऑर्डिनेट जॉब। कैसी जॉब की यहाँ पे बात कर रहे हैं, कैसी जॉब होनी चाहिए यहाँ पे, अगर आप देखें तो पैरामाउंट क्या होता है, अगर यहाँ पे अगर हम देखें थर्ड ऑप्शन दिया है पैरामाउंट, यानी कि सुपीरियर पावर होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंगली हम देखेंगे तो यही आपका करेक्ट आंसर है, पैरामाउंट, यानी कि जहां पे एक सुपीरियोरिटी होती है, सुपीरियर पावर होती है ना, तो आप बिना डरे किसी भी चीज के लिए लड़ सकते हैं। और सब सर्विएंट होता है मतलब जब आप किसी को ओबे करते हैं बिना किसी क्वेश्चन के। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्टली फिल। समझ में आया क्लोज टेस्ट, काफी इजी था क्योंकि ऑप्शंस भी काफी ज्यादा इजी थे, ठीक। अब अगेन आपके सामने आ गया है एक पैसेज, अब इस पैसेज को हम पढ़ेंगे, हम इसको आपको सिर्फ जस्ट बताएंगे। यहाँ पे एक्चुअली व्हाट्सएप और जो सोशल नेटवर्किंग और टीवी है उससे रिलेटेड यहाँ पे सारी चीजें बोली गई हैं कि व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट दी व्हाट्सएप हैक ब्रोक, जब ये इंफॉर्मेशन लीक हुई कि व्हाट्सएप हैक हो गया है, न्यूज चैनल्स वर फॉलिंग ओवर देमसेल्व्स टू ट्राई एंड मेक सेंस ऑफ व्हाट इट रियली मीन्स। अब न्यूज चैनल के पास वैसे भी कोई भी ऐसी न्यूज आ जाती है तो एकदम उसका कहते हैं ना तिल का ताल, तो वैसा बन जाता है ना, और उसको जानने की कोशिश में लगे। तो आई फाउंड माई सेल्फ ऑन टीवी, ऑथर बोल रहा है, बीइंग विगरसली कैजोल्ड, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके सामने एक वर्ड यूज हुआ है कैजोल। विग्रस तो आप सभी जानते हैं, कैजोल मतलब होता है एक फ्लैटरिंग, जैसे होती है ना चमचागिरी, वैसे बोलते हैं। बाय माय फेलो पैनलिस्ट टू ड्रॉ कंक्लूजन्स फार बिगर देन द अवेलेबल फैक्ट्स सीम टू वारंट, मतलब कंक्लूजन डायरेक्टली निकाल लो और जो फैक्ट्स है उन पे ध्यान मत दो। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट एन आंसर टू वाज, हु एग्जैक्टली इट वाज हु हैड एंगेज्ड एनएसओ, किसने एनएसओ को एंगेज किया। एनएसओ जो एक इजरायली कंपनी है, एट द सेंटर ऑफ द कंट्रोवर्सी, इसी कंट्रोवर्सी में जो व्हाट्सएप हैक चल रहा था, टू टारगेट अ कपल ऑफ डजन इंडियन लॉयर्स, भारतीय लॉयर्स को, मतलब दर्जनों लॉयर्स को एंगेज करना,
एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट एट whom the attack was aimed, जिसके ऊपर ये अटैक यानी ये साइबर अटैक किया गया. ठीक. Since NSO claims to not to only license its services to national governments, ठीक है, फिर we never find out who engaged. हम ये कभी नहीं फाइंड आउट कर पाए कि NSO किसको टारगेट कर रहा है, टू टारगेट इंडियन सिविल सोसाइटी. बट एग्जैक्टली व्हाट द इंसिडेंट हैज डन, लेकिन इस इंसिडेंट ने, जो व्हाट्सएप हैक का इंसिडेंट है, इज डन इज टू ब्रिंग इनटू शार्प फोकस द अर्जेंट नीड ऑफ अ फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल सर्विलियंस इन इंडिया. मतलब भारत में एक डिजिटल सर्विलियंस की भी जरूरत है कि इस तरीके के अनलॉफुल एक्ट ना हो, है ना. एंड व्हाट कैन नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द सिविल लिबर्टीज ऑफ इनोसेंट सिटीजन. जो इनोसेंट सिटीजन है वो किसी भी तरीके के इस इविल इफेक्ट्स में, इविल वर्क्स में ना पड़े. ठीक है. फिर आगे बोला गया, एज इट हैपेंस द बैटल ग्राउंड ऑन विच दिस वेरी इशू हैज बीन फॉट ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स इज व्हाट्सएप इटसेल्फ. और इन सबका पूरा का कारण खुद कौन था? व्हाट्सएप. तो मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप आर एनक्रिप्टेड फ्रॉम एंड टू एंड. जबकि अब तो जानते हो सब लोग एंड टू एंड एनक्रिप्शन अब हो गया है ना, प्राइवेसी हो गई है. दे अलाउ यूजर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द प्लेटफॉर्म विदाउट द फियर एंड देयर कन्वर्सेशंस विल बी ईव्सड्रॉप अपॉन. मतलब दे विल बी सीक्रेट एज रीअश्योरिंग एज दिस इज फॉर यूजर्स. ये सिर्फ यूजर्स के लिए है. सो इट हैज टर्न आउट टू बी अ नाइटमेयर फॉर लॉ enforcement agencies that are displeased with the fact that such encryption prevents them from identifying the source of illegal content. अब ये जब से एंड टू एंड एनक्रिप्शन आ गया है, इसकी वजह से आप पर्सन जो ऑब्वियसली जो सच में इलीगल एक्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं इन व्हाट्सएप, उनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो क्योंकि एंड टू एंड एनक्रिप्शन लगा हुआ है. ठीक है. और ये तो मतलब आज के ही रिलेटेड टॉपिक है. फॉर सम टाइम नाउ demands have been raised requesting WhatsApp to tweak its platform architecture to allow messages to be traced in their source, कि इन सोर्स में उनके मैसेजेस को ट्रेस किया जा सके एंड व्हेन जब भी जरूरत हो. तो WhatsApp for its part has been resisting these requests, claiming that creation of a backdoor, even if only for the limited purpose of lawful interception of communication, will be all that unlawful events need to take advantage of the platform for nefarious purposes. मतलब गलत कामों के लिए कहीं ना कहीं यूज होगा. तो इस पूरे के पूरे ओवरऑल पैसेज में अगर आप देखोगे तो व्हाट्सएप का जो एक एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, सिर्फ ये मैसेजेस को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. अगर आप देखोगे जो अवेलेबल एविडेंसेस हैं, इट सीम दैट जो एनएसओ का स्पाईवेयर है वाज अनेबल टू क्रैक ओपन व्हाट्सएप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन. मतलब वो उसको हैकर हैक ही नहीं कर पा रहा है. सो व्हाट दिस इंसिडेंट रियली डिमॉन्स्ट्रेट, ये क्या एक एग्जांपल देता है? इट इज द एक्सटेंट टू विच ग्लोबल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स आर अंडर द अटैक ऑफ. ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म सोशल नेटवर्किंग है, किसके अंडर कौन अटैक कर सकता है? जो सोफिस्टिकेटेड हैकर्स हैं, who are focused on finding ways to either access the information carried over the network or use these platforms as vectors through which they can infect the devices of targeted individuals with spyware. Spyware एक kind of virus होता है. ठीक है. If hackers can somehow, while in transit, can install spyware on a phone, it will allow them to exploit the vulnerabilities of the device and read messages as. जैसे हम लोगों के पास प्रॉम्प्ट मैसेजेस आते हैं और हम लोग उस पर क्लिक कर देते हैं, तो समझो आपकी डिवाइस हैक हो गई, कोई आपकी डिवाइस ऑपरेट कर सकता है. ठीक है. तो इन सब चीजों से आप लोग भी अवेयर रहिए और इससे बचिए. ठीक है. सो वी नीड टू रिकॉग्नाइज द इंसिडेंट फॉर व्हाट इट इज, अ क्लियर वार्निंग ऑफ द टेक्निकल कैपेबिलिटीज ऑफ द एडवर्सरीज वी आर अप अगेंस्ट इन टुडेज वर्ल्ड. आज के दुनिया में अगर देखा जाए, rather than weakening security even an iota, we need to ensure that our communication infrastructure is as robust as possible. ठीक है. क्या होना चाहिए? हमारा जो कम्युनिकेशन लेवल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जितना ज्यादा हो सके उतना रोबस्ट रहे. रोबस्ट का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग और हेल्दी. यानी कि जरूरी नहीं कि आप हर तरीके की बात आप मैसेजेस पे करो. सो आई हैव नो डाउट दैट WhatsApp capitulated to the demands of law enforcement and created a backdoor for agencies to access the relevant information. It would have been child's play for an organization as sophisticated as NSO to use that opening to wreak far worse, wreck मतलब damage, than was done this time. तो यहाँ पे अगर आपको देखना है कि आपको किस तरीके से इसको आप रोक सकते हैं, तो आप लोग उस चीज के लिए रोबस्ट रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए, हेल्दी रहिए, हेल्दी मैसेजेस पे बात करिए. ठीक है. क्योंकि चाहे जितनी सिक्योरिटी लग जाए, अगर सिक्योरिटी लग जाती है तो अगर कोई स्कैम भी हो जाता है तो आप उस पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. तो इन सब चीजों से बचिए. ठीक. तो दैट वाज ऑल अबाउट द पैसेज, जो कि बहुत इजी था, व्हाट्सएप से रिलेटेड था. तो व्हाट्सएप से रिलेटेड है तो इंटरेस्टिंग भी काफी ज्यादा होगा, है ना. तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि आपका आंसर क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट क्वेश्चन फॉर एवरीवन. तो एक क्वेश्चन क्या उठ रहा था? हु आर फोकस ऑन फाइंडिंग वेज ऑफ टेररिज्म, हु हैड एंगेज्ड द इजरायली कंपनी
और हु एम्ड द अटैक एट एक्टिविस्ट। तो ऑब्वियसली बात है एनएसओ को किसने एंगेज किया इसमें, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि नहीं था। एक तो ये, दूसरी चीज ये था कि किसने एक्टिविस्ट पे अटैक किया है, किसने एम किया इस अटैक को। तो यहां पे जब आप देखोगे तो आपके बोथ 5 और 3 क्या हो, 2 और 3 हो जाएंगे करेक्ट आंसर, जो अकॉर्डिंग टू दी पैसेज यहां पे मैच हो रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर रिलेटेड टू व्हाट्सएप हैकिंग। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो हैकिंग से रिलेटेड है। द हैकिंग इंसिडेंट टारगेटेड एट द नीड ऑफ अ फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल सर्विलियंस। क्या ये डिजिटल सर्विलियंस के लिए है, ठीक है। फिर स्पाईवेयर इंस्टॉलेशन इज द मेथड ऑफ हैकिंग, तो ये भी यहां पे है, तो ये दोनों चीजें हैं। देन हैकर्स कैन इन्फेक्ट द डिवाइसेस ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ अ सर्टेन एक्सेस, तो ये भी है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहां पे है, ठीक है। तो आप तीनों के लिए यहां पे यस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब यहां पे आपको बताना है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है यहां पे जो ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू दी पैसेज। तो लिखा है व्हाट्सएप इंक्रिप्शन प्रिवेंट्स लॉ एजेंसीज फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ इलीगल कंटेंट, तो ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है भाई, ये तो ट्रू है, तो ये तो ट्रू है। हमें बताना क्या है, नॉट ट्रू। लिखा है व्हाट्सएप डिड नॉट सकम टू द डिमांड्स ऑफ द लॉ एजेंसीज एंड डिनाइड टू क्रिएट अ बैकडोर, जबकि ऑलरेडी उसका एक बैकडोर है, तो ये हो गया आपका एक नॉट ट्रू, ठीक। फिर लिखा है व्हाट्सएप वाज रिक्वेस्टेड टू ट्विस्ट इट्स आर्किटेक्चर टू अलाउ मैसेजेस टू बी ट्रेस्ड, ये भी एक बात कही गई कि उसको सोर्स को ट्रेस किया जा सके, तो ये भी आपका क्या है, ट्रू है। तो अकॉर्डिंगली हम देखें तो ऑप्शन नंबर 2 ही खाली नॉट ट्रू है, तो आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्लियर, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट वाज द ऑथर डूइंग व्हेन द न्यूज केम आउट। ऑथर उस समय क्या कर रहा था, तो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में ही मेंशन है इसका आंसर, है ना। फर्स्ट पैराग्राफ में ही मेंशन था कि ऑथर के बारे में ये चीजें लिखी ही नहीं हुई है। द ऑथर वाज वाचिंग टेलीविजन नहीं लिखा है, मेंशन ही नहीं है। फेलो पैनलिस्ट को परसुएट करा था, नहीं लिखा है। वाज ड्राइंग अननेसेसरी कंक्लूजन्स, क्या अननेसेसरी कंक्लूजन बना रहे थे, ठीक है, तो ये भी नहीं। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये पैसेज में दिया ही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। नाउ वी हैव कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एसटी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वी शुड रिकॉग्नाइज दी हैकिंग इंसिडेंट, ये लास्ट पैराग्राफ में मेंशन है ये चीज कि लास्ट इंसिडेंट कैसे हैकिंग देखेंगे। अ वार्निंग टू इंश्योर दैट आवर कम्युनिकेशन मीडियम इज रॉबस्ट, हमारा जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो रॉबस्ट हो, स्ट्रॉन्ग हो, ठीक, एक ये बात है। अ वार्निंग टू अंडरस्टैंड दैट द एडवर्सरीज आर कैपेबल, की एडवर्सरीज जो है वो क्या है, कैपेबल है, तो ये बात भी कही गई है। अ वार्निंग टू प्रोटेक्ट द लिबर्टीज ऑफ इनोसेंट सिटीजन, एक वार्निंग जो इनोसेंट सिटीजन है उनको क्या वार्निंग देंगे, तो ये तो यहां से रॉन्ग हो गया। तो अगर हम देखेंगे तो बोथ ए और बी अकॉर्डिंग टू दी पैसेज क्या है, एकदम करेक्ट है, दैट वी शुड रिकॉग्नाइज द हैकिंग इंसिडेंट। ओके एवरीबॉडी, सो दिस वाज ऑल अबाउट ST33। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरीके से हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। Subscribe now and press the bell icon. Never